सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी के टॉपिक के लेक्चर 3 की। ये इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है, बट एनर्जी के टॉपिक का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या होती है? तो बेटा सोलर एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। द एनर्जी रेडिएट आउट बाय द सन, यानी कि सन जिस एनर्जी को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में हमें मिलती है, यानी कि सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है हमें, वो लाइट और हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। अब ये जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है, इसमें और भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी में एक टर्म आता है सोलर पैनल, जिससे हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल क्या है? The solar panel consists of a black painted metal surface which absorb the sun energy। अब ये सन की हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको एक यूजफुल एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करता है, जस्ट लाइक इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हीट है तो भी हीट में भी इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट करके इसको और हीट में कन्वर्ट करता है। तो हम इसका कन्वर्जन करते हैं इसकी एनर्जी का, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं करते हैं, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फॉर्म में और फिर हम उसका यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा पैनल है, दैट इज अ सोलर पैनल। ये जो आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सोलर पैनल का हिस्सा होते हैं। और ये सोलर पैनल में क्या होते हैं? ये एक प्लेट होती है, मेटल प्लेट, और इसमें आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, और कॉज ऑफ दिस आयंस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसमें नेक्स्ट आता है सोलर फर्नेस। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? सोलर फर्नेस। अब ये सोलर फर्नेस क्या होता है? तो सोलर फर्नेस इज अ स्ट्रक्चर दैट यूज्ड टू कंसंट्रेटेड सोलर पावर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। अब देखिएगा क्या कह रहा है, दैट इज यूज्ड टू कंसंट्रेटेड सोलर पावर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। अ पैराबोलिक mirror is used to focus sun rays on a small area so that high temperature is achieved। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है हाई टेम्परेचर को, तो ये हाई टेम्परेचर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि हम इसमें एक पैराबोलिक मिरर का यूज कर रहे हैं, यानी कि मुड़े हुए मिरर का यूज कर रहे हैं। is used to focus sun rays on a small area so that high temperature is achieved। अब देखिएगा होता क्या है। अब देखिएगा ये एक फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक फिगर है, ये उज्बेकिस्तान का है। अब ये हमारा सोलर फर्नेस हमारा पूरा है, ये कर्व्ड एरिया है पूरा। ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, इतना एरिया, ये पूरा कर्व्ड मिरर टाइप का एरिया है। ठीक है, अभी होता क्या है इस पे, यहाँ पे जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको इस टावर में फोकस किया जाता है। अभी होता क्या, यहाँ से सनलाइट ऐसे आती है, यहाँ पे कुछ आपको पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, इन पैनल्स पे सनलाइट आती है और सनलाइट को ये पैनल्स रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके ये सारे पैनल्स कहां भेजते हैं बेटा? इस पे भेजते हैं। और फिर जब वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये सनलाइट आती है इस पैनल पे, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पैनल पे, पैराबोलिक पैनल पे जाती है। और ये पैनल यानी कि ये मिरर जो है, ये क्या करता है, लाइट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि इस टावर में होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट को क्या करता है, कलेक्ट करते हुए इसके फोकस पॉइंट पर कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर पूरी की पूरी टेम्परेचर, यानी कि पूरी की पूरी लाइट एक पर्टिकुलर जगह कलेक्ट होती है और टेम्परेचर राइज होता है। इसके एक फंक्शन को देखिए कि इस तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे दिया है हेलियोस्टेट फील्ड। यहाँ पे हेलियोस्टेट फील्ड है, कैसा फील्ड है? यहाँ पे मिरर्स लगी हुई है। ये मिरर्स ऑटो एडजस्टेबल है, यानी कि इन मिरर्स को सन के अकॉर्डिंग, सन के फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट रेज आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये सारी लाइट रेज आ रही है। तो ये लाइट रेज यानी कि सन से आने वाली लाइट ये है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये इस मिरर पे पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये लाइट सारी की सारी क्या हो रही है बेटा? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां जाती हैं? सामने वाले हमारे पैराबोलिक स्ट्रक्चर पर। ये पैराबोलिक यानी कि कर्व्ड मिरर जो है, इस पे जाती है, और ये कर्व्ड मिरर सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, और इसका फोकस पॉइंट कहीं यहां होगा। और ये सारी लाइट पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जब रिफ्लेक्ट होती है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है बेटा। क्या जनरेट होता है? हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और ये होता है हमारा सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू कंसंट्रेटेड सोलर पावर टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर।
a parabolic mirror is used to focus sun rays on a small area so that high temperature is achieved. अब ये हाई टेम्परेचर अचीव करके हम करते क्या है? इस हाई टेम्परेचर को अचीव करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ बॉयलर बनाया, बॉयलर से वाटर गर्म हो रहा है, पानी स्टीम बन रहा है, अब स्टीम टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो ये बहुत सारे पर्पज से हम इसका यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोलर फर्नेस। तो ये जो पैराबोलिक मिरर होता है ये सोलर फर्नेस का काम करता है। अच्छा, ये जो पैनल है, ये जो हमारा फर्नेस है, ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, कहां पे बेटा? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सोलर सेल की। ठीक है, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है? सोलर सेल आर यूज्ड टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो हमारा सोलर सेल है, ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली क्या करता है? सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोलर सेल का यूज करते हैं। सोलर फर्नेस हो गया, सोलर पैनल हो गया, इसका यूज, यानी कि ये सभी के सभी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं और उसको एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट करके यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है एनर्जी का? सेकेंड फॉर्म आता है एनर्जी का हीट एनर्जी, उसका सेकेंड फॉर्म है। अब ये हीट एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई चीज बेटा बर्न करती है, जब भी कोई चीज क्या करती है? बर्न करती है। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग पर रिलीज होने वाली, क्या बर्न हो सकता है? कोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वुड हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, या कोई भी अदर ऐसी चीजें जो बर्न करती हैं। तो ऑन बर्निंग, ठीक है बेटा, बर्निंग करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी, यानी कि बर्न करने पर जो एनर्जी निकलती है दैट इज हीट एनर्जी। हमें हीट एनर्जी सन भी देता है, याद रखिएगा। सन की जो सोलर एनर्जी होती है उससे हमको दो तरीके की एनर्जी मिलती है, पहली लाइट और दूसरी हीट एनर्जी। ये दोनों एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन की सोलर एनर्जी से। अगर स्पेसिफिकली हीट की बात करते हैं तो कोई चीज अगर बर्न करती है तो वहां से हमको हीट एनर्जी मिलती है। इज दैट क्लियर? अभी हीट एनर्जी का यूज हम लोग बहुत सारी जगह पर करते हैं। अगर हमें नॉर्मल कुकिंग तक करनी होती है तो विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी हम खाना पकाते हैं, और हमारे पास डेली लाइफ में भी बहुत सारा यूज है हीट एनर्जी का। इसके बाद आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम बेटा देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है लाइट एनर्जी के लिए? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ विच अदर ऑब्जेक्ट आर सीन, यानी कि अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि आपको कोई चीजें देखनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? लाइट एनर्जी का प्रेजेंस होना, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट ही आप देख पाते हैं। यानी कि आप अंधेरे में तो देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं होती। तो इसका मतलब आपको देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी एनर्जी चाहिए? लाइट एनर्जी की जरूरत होती है कि चीजें आपके लिए विजिबल हो। सन इज द मेन एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। जो अर्थ है, अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, यानी कि जो नेचुरल भी है, वो कौन है? सन। ठीक है, मेजर सोर्स है लाइट का। इसके बाद आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो कह रहा है बेटा द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, इन सब में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बेटा, वो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और इन्हीं केमिकल एनर्जी का यूज करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन द मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में। अगर हमें कोई गाड़ी यानी कि कोई भी व्हीकल चलानी है तो हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए फ्यूल चाहिए होता है, और ये फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और ये केमिकल एनर्जी जब बर्न करने के प्रोसेस में आती है तो हीट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, और फिर हमारा व्हीकल क्या करता है बेटा? रन करता है। ठीक है, तो यहां पे आती है ये केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी में हमारे पास है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होती है बेटा? हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फास्ट मूविंग वाटर। अब ये हाइड्रो और वाटर का रिलेशन ही होता है, हाइड्रो एक वाटर ही है, सो हाइड्रो का नाम हम लोग वाटर भी कहते हैं। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फास्ट मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, यानी कि फास्ट मूविंग वाटर से जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते क्या है? एक्चुअल में आपने नाम सुना होगा डैम्स का। डैम्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिएगा, मान लीजिए
ये कोई नदी है यानी कि रिवर है, यहां पर हमने बना दिया डैम। तो एक पोर्शन में क्या होता है, रिवर के एक पोर्शन में बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। तो ये जो बहुत सारा पानी कलेक्ट होता है, बीच में ये डैम होता है, ये डैम का हिस्सा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस डैम को बना के वाटर को एक साइड में कलेक्ट करते हैं, फिर इस डैम में एक होल होता है, उस होल से इस वाटर को पास आउट किया जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट मूविंग वाटर होता है। जब उस होल से वाटर गुजरता है और हाई प्रेशर की वजह से ये वाटर बहुत फास्ट मूव करता है, और वहीं अंदर होती है बेटा टरबाइन, और इस टरबाइन से जुड़ा होता है एक्सल, और ये कनेक्टेड होता है हमारा जनरेटर से। किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। तो जब ये वाटर फ्लो यानी कि यहाँ पे जो फास्ट मूविंग वाटर है अंदर से पास आउट होके इस साइड में आता है, तो ये टरबाइन से पास होकर आता है, और जब ये टरबाइन से पास होकर आएगा तो ये टरबाइन बहुत फास्ट क्या करती है बेटा, रोटेशन करना स्टार्ट करती है। और जब ये रोटेट करेगी तो यहाँ पर एक शाफ्ट होगा जनरेटर के अंदर का, वो रोटेट करेगा, आफ्टर देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम हाइड्रो एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। कैसे करते हैं, हम डैम्स वगैरह बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, when two dry bodies are rubbed, ध्यान दीजिएगा, when two dry bodies are rubbed together they get charged due to movement of free electrons from one body to the other body। जब कोई दो ड्राई बॉडी को रब कर रहे हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है। शो दे पॉजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब वो, अब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये जब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करते हैं, एक पार्टिकल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, तो उस टर्म में हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल सेल, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और कहां से मिलती है, एंड इलेक्ट्रिकल सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेल होता है उसमें भी आयंस मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है विद इन द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब एक जो ड्राई सेल होता है बेटा हमारा, ड्राई सेल में हमारे केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम बात करते हैं ड्राई सेल की, तो ड्राई सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, और उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आयंस फ्री होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आयंस फ्री होते हैं, और ये आयंस, जो फ्री आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोड से मूव करना स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, तो क्या रहा है बेटा, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू लॉस इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लियर फिजन एंड द फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड द फ्यूजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द लॉस इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड द फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जब होता है तो क्या होता है, तब न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है। क्योंकि जब न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन जब भी होगा, यानी कि दो चीजें होती हैं, एक होता है दो लाइट न्यूक्लियस, जब लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है, और जब एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होकर टू लाइट न्यूक्लियस बनाता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। तो एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। ठीक है बेटा, तो आगे कह रहा है, इन बोथ दिस प्रोसेस द लॉस इन द मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब यहां पे जो लॉस होता है मास का, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसके अकॉर्डिंग, accordance with the Einstein mass energy relation, E is equal to mc square, that is E is equal to mc square। यहां पे m जो होता है वो मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, याद रखिएगा, ये एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट की एनर्जी होती है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर
disintegration in the interior of the earth get stored deep inside the earth and it is called the geothermal energy। यानी कि जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि वो अर्थ के अंदर स्टोर्ड हो जाती है कहीं। दिस एनर्जी हीट्स अप द अंडरग्राउंड वाटर। भाई अब ये एनर्जी है तो हीट में भी कन्वर्ट होगी और ये हीट एनर्जी अंडरग्राउंड वाटर को हीट अप करती है, यानी कि उसको गर्म करती है। अंडरग्राउंड वाटर को हीट करेगी जिससे कि नेचुरल स्टीम बाहर आती है। तो आपने कई जगह ऐसे देखा होगा जहां से हमेशा स्टीम्स वगैरह निकलती रहती हैं, तो वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होता है। समटाइम्स द नेचुरल स्टीम में बस्ट, और कभी कभी ऐसा होता है कि नेचुरल स्टीम ज्यादा बनती है जिससे उसको स्पेस नहीं मिलता निकलने के लिए, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है बेटा, बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एज स्प्रिंग। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज में ड्रिल वेल्स, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी भी क्या करती हैं, कुएं खोदती हैं, वेल्स खोदती हैं इनटू द अर्थ टू ट्रैप द नेचुरल स्ट्रीम। तो उस नेचुरल स्ट्रीम को ट्रैप करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं, विच में यूज टू रन द टरबाइन ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं ना कहीं से हम जियोथर्मल एनर्जी का यूज जो करते हैं उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी क्या होती है? अब विंड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द फास्ट मूविंग एयर, यानी कि जो फास्ट मूविंग एयर होती है उससे जो एनर्जी हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड द विंड एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज इन ड्राइविंग विंड मिल्स। अब विंड मिल्स क्या होती हैं? तो भाई विंड मिल्स नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होता है। आपने देखा होगा कुछ एरियाज में ऐसे बड़े बड़े खंभे होते हैं और यहां पे कुछ फैंस लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के फैंस होते हैं। तो जब इधर से एयर ब्लो करती है, मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, तो ये इन ब्लेड से टकराती है ये हवा। तो जब ये एयर इन ब्लेड से टकराती है तो ये ब्लेड क्या करती है बेटा, रोटेशन स्टार्ट करती है, घूमना स्टार्ट करती है। और जब ये रोटेट करता है तो इनमें टरबाइन लगी होती है। ये पीछे जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर मोटर लगी होती है, हमारा जनरेटर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। यानी कि एक तरीके से ये जब घूमता है तो टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो हमारी जो जनरली विंड मिल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करती है। ठीक है बेटा। और विंड मिल के लिए हमें एक बड़ा एरिया चाहिए होता है जिसमें हम, और एक ऐसा एरिया भी खोजते हैं जहां पे परमानेंट हवा चलती रहे। हम ऐसे एरियाज में, एक प्लेन एरिया होगा, ठीक है, लार्ज एरिया होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस एयर फ्लोइंग वाला एरिया होना चाहिए ताकि वहां पे कॉन्टिन्यूअस हवा चलती रहे और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये काफी लिटिल बिट अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये विंड एनर्जी एक नेचुरल सोर्स है एनर्जी का, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इस विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? वाइब्रेटिंग बॉडीज जो एनर्जी पॉज करते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। अ वाइब्रेटिंग बॉडी पॉजेस द साउंड एनर्जी, इट इज सेंस्ड बाय आवर ईयर। तो सेंस बाय आवर ईयर का मतलब तभी तो हम सुनाई देता है। अगर हमें हियरिंग, हमारी हियरिंग का जो प्रोसेस होता है कॉज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी होता है। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी तो हमें हियरिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि वाइब्रेशनल, जो बॉडी वाइब्रेशन करती हैं वही साउंड को क्या करती हैं बेटा, जनरेट करती हैं। वाइब्रेटिंग बॉडी इज द सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द मैग्नेट due to which it can attract iron filling is called the magnetic energy. The energy possessed by the magnet due to fill it can attract the iron filling, it called the magnetic energy, and electromagnet has the magnetic energy. आपको मालूम होता है कि जो मैग्नेट होता है बेटा वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ठीक है, वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, साथ ही साथ वो रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ठीक है, तो दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और इवन एक दूसरे को रेपल भी करते हैं। तो लाइक पोल्स जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे को रेपल करते हैं और अनलाइक पोल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइक पोल्स रेपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स
अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में दोनों टाइप की एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहां पे डिफाइन भी किया है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। सॉरी देखिए बेटा यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, दैट इज मोशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, दैट इज मोशन, MOTION, दैट इज मोशन। सॉरी ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, दैट इज मोशन। सो अगर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी वो उस बॉडी के लिए मैकेनिकल एनर्जी होती है, और किसी भी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का टोटल सम होती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम लोगों ने देखा कि एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, उनको कहां से हम यूज करते हैं और क्या क्या हमारे पास एनर्जी के फॉर्म्स के यूज हैं। तो आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि हमारे रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्म हमने देखा सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी दो तरीके के फॉर्म में हमें मिलती है, एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में और दूसरी हीट एनर्जी के फॉर्म में। कौन कौन सी एनर्जी के फॉर्म में मिलती है बेटा? लाइट एनर्जी के फॉर्म में और हीट एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास तीन डिवाइस होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को किसी दूसरे अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। पहले सोलर पैनल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, सोलर फर्नेस ये पर्टिकुलर एक पॉइंट का टेम्परेचर राइज करता है जिसको भी हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि सोलर एनर्जी का मेन यूज जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। हीट एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर बर्न करती है तो वो हीट एनर्जी को क्या करती है? रिलीज करती है। लाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वी आर एबल टू सी, हम किसी चीज को देख सकते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? देखिएगा नेक्स्ट क्या आता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, फॉसिल फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसकी वजह से वो एनर्जी केमिकल एनर्जी या अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी, फास्ट मूविंग वाटर की जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, और इस हाइड्रो एनर्जी का भी यूज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं बाय द मेकिंग ऑफ डैम्स। हम डैम्स वगैरह बना के इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? जब फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरली, तो जो चार्ज वगैरह होते हैं, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करता है तो वो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो करता है। तो वही कह रहा है when the two dry bodies are rubbed together they get charged due to the movement of free electrons from one body to the other body, so they possess electrical energy। यानी कि चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ही हो पाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कॉमन सोर्स जो होता है वो होता है बेटा हमारा ड्राई सेल, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू द अदर इलेक्ट्रोड। अब यहां पे भी केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी कि एक तरीके की केमिकल एनर्जी भी यहां कन्वर्ट हो रही है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब हमारा न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होगी, या जब एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होकर दो लाइट न्यूक्लियस बनाते हैं तो भी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर मास का लॉस होता है, और ये मास का लॉस एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द अकॉर्डेंस ऑफ द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि मास का लॉस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के अंदर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से एनर्जी अंदर द अर्थ किसी डीप जगह स्टोर हो जाती है, और वही अंडर द अर्थ स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी।
और ये एनर्जी कभी कभी किसी जगह से बाहर आती है तो वहां पर एक नेचुरल स्टीम बनती है, ठीक है, नेचुरल स्टीम बनती है। और समटाइम्स कभी कभी ये नेचुरल स्टीम बर्स्ट भी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बर्स्ट हो जाती है। और कभी और कुछ पावर कंपनीज जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनीज होती हैं, ये किसी किसी जगह वेल को भी ड्रिल करती हैं। क्या करती हैं? वेल को भी ड्रिल करती हैं, ताकि ये उस एनर्जी का, स्टीम की एनर्जी का यूज कर सके और इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। तो हमारे पास विंड एनर्जी होती है, इसके लिए हम विंड मिल्स को स्टेबल वगैरह करते हैं। तो यानी कि जब फास्ट मूविंग एयर जो होती है उसे हम जनरली कहते हैं विंड, और यही विंड एनर्जी का यूज करके हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो विंड मिल्स का यही प्रोसेस होता है। साउंड एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ साउंड हमारे पास एक सेंसेशन होता है हियरिंग का, तो विद द हेल्प ऑफ साउंड हम सुन सकते हैं। लेकिन ये साउंड को जनरेट कौन कर रहा है? वाइब्रेटिंग बॉडीज। कौन जनरेट करता है बेटा? वाइब्रेटिंग बॉडीज। यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडीज इज द मेन सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट्स के बीच में जो एनर्जी पॉज होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। अब इस मैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रेपल दोनों करते हैं। लास्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो तरीके की होती है। दो तरीके की एनर्जी कैसे फॉर्म होती है? पहला उसकी पोजीशन रेस्ट में है और दूसरा उसकी पोजीशन मोशन में है। तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा। और इन दोनों के कंबाइन यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो उस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये था एनर्जी के फॉर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और एनर्जी चेंजेस। किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी चेंजेस की। यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये दो टॉपिक होंगे। पहला एनर्जी का दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एनर्जी के इन दोनों टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय बाय।